पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। शहर के बनगंगा के पुल पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार। भमोड़ी में होने वाला था बाल विवाह, नाबालिग के घर पहुंचे पुलिस और महिला बाल विकास की टीम। बालाघाट जिले में एक साथ दिखाई दे रहे 2 दर्जन से अधिक सारस, लोगों में बना कौतूहल का विषय। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के आरक्षण की तारीख तय कर दी गई है। 5 दिसंबर की देर शाम को जारी की गई तारीख के अनुसार 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में होने वाले चुनाव के लिए अध्यक्ष प्रत्याशी के आरक्षण की प्रक्रिया भोपाल स्थित रविंद्र भवन, भोपाल के सभागृह में संपन्न करवाई जाएगी। बालाघाट जिले के भीतर बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी और मलाजखंड नगरीय निकाय के चुनावों के लिए पूर्व में पार्षद प्रत्याशियों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करवा ली गई है। अब अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के आरक्षण की प्रक्रिया करवाई जाएगी, जो कि तय कार्यक्रम के अनुसार भोपाल में होगी। आपको बता दें कि बालाघाट जिले की सभी 4 नगरीय निकाय के कार्यकाल जनवरी 2020 में समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में बीते 1 वर्ष से प्रशासक नगर पालिका की व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि लगातार जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पार्षदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की वजह से लगातार नगरीय निकाय चुनावों की तारीख आगे बढ़ाई जा रही थी। बीते 1 पखवाड़े से लगातार नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रशासन और स्थानीय निर्वाचन की तेज होती हुई गतिविधियों को देखते हुए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जनवरी 2021 में नगरीय निकाय चुनाव करवाए जा सकते हैं। 5 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 23 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 12 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 5 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2719 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2510 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 168 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 30 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर को बालाघाट जिले के 23 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 1 का 53 वर्षीय युवक, वारासिवनी तहसील के ग्राम उमरवाड़ा का 52 वर्षीय युवक, 34 वर्षीय महिला, 50 वर्षीय पुरुष, कटंगी तहसील के ग्राम उमरी का 60 वर्षीय पुरुष, लांजी तहसील के ग्राम कारंजा का 32 वर्षीय पुरुष, बिसोनी का 50 वर्षीय पुरुष, लालबरा तहसील के ग्राम सेलवा की 53 वर्षीय महिला, मोहगांव जाम की 35 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 5 लहरी नगर की 54 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 17 का 16 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 19 का 45 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 3 का 16 वर्षीय बालक, 45 वर्षीय पुरुष, 67 वर्षीय महिला, 34 वर्षीय महिला, अवधपुरी मोतीनगर की 57 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 33 का 53 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 15 का 35 वर्षीय पुरुष, 62 वर्षीय महिला, मयूर नगर का 26 वर्षीय युवक, सरस्वती नगर का 38 वर्षीय पुरुष, प्रेम नगर की 54 वर्षीय महिला भी शामिल है। बालाघाट जिले के भीतर कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। भले ही सरकारी आंकड़ों में इसकी संख्या कम दिखाई दे रही हो, लेकिन बीते 3 महीनों के घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जाकर कोरोना का इलाज करवाने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। हालांकि जिले का स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों को मानता नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों के द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही।
कोरोना की रफ्तार को बढ़ते देख प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारी मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करते हैं। लगता है कि प्रशासन का यह अभियान लंबा चलेगा। लोग जागरूक हो जाएंगे। जुर्माना भरने के डर से कम मास्क तो जरूर लगाएंगे, लेकिन इस मामले में प्रशासन संजीदगी नहीं दिखाता है, न लोग ही जागरूकता का परिचय देते हैं। नतीजा ढाक के 3 पात। अढ़ाई रोज को मास्क अभियान चलकर प्रशासन रोक दिया जाता है तो लोग भी अपनी जागरूकता को जेब में डाल देते हैं और निकल जाते हैं खुली हवा में घूमने के लिए। खबरों की खबर में हम केवल 5 दिनों के आंकड़े पर नजर डालेंगे। 30 नवंबर को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोरोना वायरस की रफ्तार को कम करने के लिए सख्त आदेश दे दिया गया। लगा कि 1 दिसंबर से जैसे प्रशासन बहुत अधिक सख्त हो जाएगा। मास्क नहीं पहनने वालों को शामत आ जाएगी। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को हुआ भी ऐसा ही। जिले के भीतर दोनों दिन लगभग 250 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इस बात के प्रमाण स्वयं प्रशासन के प्रेस नोट जारी कर दिए हैं। लेकिन 3 और 4 दिसंबर को यह अभियान सुस्त पड़ गया। लोगों को लगा कि अब मास्क पर पूर्व की तरह कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर 5 दिसंबर को मास्क नहीं पहनने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि 2 दिन अभियान चलता है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है, फिर कुछ दिन बाद वाहवाही लूटने के लिए कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे में क्या कोरोना वायरस की रफ्तार जिले के भीतर रुक जाएगी? लोग मास्क के लिए जागरूक हो जाएंगे? पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए तो लगता है कि ऐसे तो ना कोरोना की रफ्तार कम होगी और ना ही मास्क पहनने के प्रति लोग जिम्मेदार बनेंगे। तो फिर प्रशासन को करना क्या होगा, यह तो स्वयं प्रशासन ही जानता है। सारस पक्षी का नाम लेते ही मन में ख्याल आता है कि एक बड़ा सा पक्षी जो एक समय पर 2, 3 या अधिक से अधिक 4 की संख्या में देखे जाते हैं, लेकिन जब एक स्थान पर 20 से 25 सारस एक साथ दिखाई दे तो यह नज़ारा देखने वालों के लिए कौतूहल और रोमांचित कर देने वाला पल होता है। विलुप्त प्रजाति का पक्षी सारस बालाघाट और गोंदिया जिले को वर्षों से अपना घर बनाए हुए है। इनके आवास और इनके संरक्षण के लिए वर्षों से काम हो रहा है। नतीजा बीते कुछ वर्षों से सारस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सारस की एक साथ इतने अधिक संख्या में एक जगह शामिल होने को इनका सम्मेलन या कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। इन दिनों यह सारस बड़ी संख्या में बालाघाट और महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया की सीमा पर कॉन्ग्रीगेशन में व्यस्त है। उड़ने वाले पक्षियों में अपना अलग स्थान रखने वाले सारस पक्षी विशेषतः धान के खेतों, तालाबों एवं नदियों में विचरण करता है। निश्चित ही विशालकाय दिखने वाले यह पक्षी किसानों का बहुत अच्छा मित्र माना जाता है। सारस धान के क्षेत्र में चरकर वहाँ नैसर्गिक रूप से कीड़ों को खाकर नैसर्गिक कीटों का नाश करता है। माना जाता है कि जिस खेत में सारस पक्षी विचरण करता है उसका बसेरा वहीं हो जाता है, वह खेत हमेशा खुशहाल रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह बात सच भी साबित होती है। यह जैव विविधता इकोलॉजी की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए सारस पक्षियों को किसानों का मित्र माना जाता है। सारस पक्षियों का परिचय सम्मेलन कॉन्ग्रीगेशन का अपना महत्व है। यह एक विशेष एवं महत्वपूर्ण सुखद घटना है जो अपने आप में अलौकिक है। इस दौरान सारस अपने वयस्क बच्चों को लेकर एक साथ आ जाते हैं। कलेक्टर बालाघाट के द्वारा सारस गणना परिणाम 2020 की घोषणा की गई, जिसमें बालाघाट जिले में लगभग 55 तथा गोंदिया जिले में 40 से 45 सारस पक्षियों की संख्या पाई गई थी। गोंदिया और बालाघाट जिले की बॉर्डर पे ये जो सारस कॉन्ग्रीगेशन, जिसे हम सम्मेलन वर्ड भी यूज़ करते, ये कॉन्ग्रीगेशन देखने मिला है। और ये पिछले 2014 से लेकर अभी 20 तक ये हमें चौथी बार देखने मिल रहा है। इस कॉन्ग्रीगेशन में लगभग 24 से 26 सारस एकत्रित आए। ज़्यादातर इन सारसों में सभी युवा हमने देखे, युवा सारस जो पिछले 2-3 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वो, और ऐसे सब सारस एकत्रित आकर वो एरिया, नया एरिया वो ढूंढ रहे, देख रहे, अधिवास देख रहे। साथ ही अपना जो साथीदार है, जोड़ीदार, वो यहाँ से चुन के वो अपने अपने एरिया में वापस लौट जाएंगे या नया एरिया बनाएंगे, तलाश करेंगे। बालाघाट नगर के समीप वारासिनी रोड वैनगंगा नदी के पुल पर चलती कार में अचानक आग भड़क गई। कार में आग भड़कने के साथ ही कार में सवार 4 लोगों ने समय रहते ही कार खड़ी कर अपनी जान बचा ली, अन्यथा एक बड़ी घटना से नकारा नहीं जा सकता था। आग कार को अपनी लपेटे में ले लेती इसके पूर्व ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, किंतु भड़की आग से कार का स्टीयरिंग के अलावा पिछला भाग भी जल गया।
कार में सभी लोग ग्राम नवेगांव ग्राम भूता टोला बारा जा रहे थे। 6 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे मैनगंगा नदी पर कार में आग लगने के दौरान नदी के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन जमा हो गए और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। कार के मालिक शशि भूषण चौधरी कनार टोला लालबरा निवासी की बताई गई है। कार में आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना व्यक्त की गई है। ये ड्रम पानी का भी नहीं था। हाँ भैया दुर्घटना है। भैया मैं अपने ससुराल की शादी नवेगांव से बुधा टोला जा रहा था, तो अचानक वाइपर चालू हुआ, सामने से आग निकली तो रोड वालों ने बताया कि सर आपकी गाड़ी में आग लगी है। उतने में मैंने अपनी गाड़ी रोक करके अपनी फैमिली को उतारा और गाड़ी में आग पूरी लग गई। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? गाड़ी में हम लोग 4 लोग बैठे थे। किसी प्रकार कोई घटना? कोई घटना नहीं हुई, सब लोग सुरक्षित बच गए। क्या लगता है भैया कैसे हुई होगी ये घटना? घटना होने का कोई कारण पता नहीं सर, वाइपर चालू हुआ और इकट्ठे हमने वाइपर चालू हुआ तो क्यों हुआ कह के साइड में गाड़ी लगाए, उतने में रोड वालों ने बताया कि आग लग गई है और कार में आग लग गई है। क्या नाम भी आपका? शशि भूषण चौधरी। बैयर पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर मछली नाला अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए नेमीचंद बारमाटे 40 वर्ष ग्राम सहजना की हत्या करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी गणेश भोंडेकर और चैतू सिंह वरकड़े ग्राम सिंगोड़ी निवासी है, जिन्होंने 50,000 रुपए के लेन देन को लेकर नेमीचंद बारमाटे की हत्या कर लाश बोरी में भरकर नाले में फेंकी थी। 25 नवंबर को 11 बजे नेमीचंद गांव में राजस्व विभाग के आरआई एवं हल्का नंबर 11 के पटवारी रामकुमार कुसरे एवं गांव के अन्य लोगों के साथ गांव के सरवण और प्रताप की जमीन नापने उसके घर गया था। पुलिस के द्वारा लापता नेमीचंद की तलाश की जा रही थी। इस दौरान 29 नवंबर को लामता रोड पर स्थित मछली नाला में एक बोरे में एक व्यक्ति की लाश पाई गई। लाश को पत्थर में बांधकर और बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया था। पिछले 1 सप्ताह से लगातार की जा रही जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिंगोड़ी के गणेश भोंडेकर का नेमीचंद के साथ रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है और घटना दिनांक को गणेश भोंडेकर, चेतन सिंह वरकड़े और नेमीचंद बारमाटे को साथ में देखा गया था। मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर गणेश भोंडेकर और चेतन सिंह वरकड़े को थाने में लाकर पूछताछ की गई, जिन्होंने नेमीचंद की हत्या कर लाश बोरे में भरकर नाले में फेंकना कबूल किया है। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भमोड़ी में पुलिस और महिला बाल विकास के सहयोग से परिजनों को समझाइश देकर बाल विवाह रुकवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर को ग्राम भमोड़ी में नाबालिग लड़की की शादी किए जाने को लेकर ग्रामीणों के द्वारा मानव अधिकार आयोग को आवेदन दिया गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए मानव अधिकार आयोग सदस्य फिरोजा खान, ग्रामीण थाना प्रभारी, महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी, जिस पर परिजनों ने अपनी गलती स्वीकारते हुए विवाह को स्थगित कर दिया। इस संदर्भ में पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान मानव अधिकार आयोग की सदस्य फिरोजा खान ने बताया कि ग्राम भमोड़ी में बाल विवाह की जानकारी को लेकर आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए परिजनों को समझाइश देकर विवाह को रुकवाया गया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह करना कानूनी अपराध है, लेकिन जानकारी के अभाव में नाबालिग लड़कियों के विवाह तय हो रहे हैं, जिन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में देखने में ये आया कि कुछ जगहों पे नाबालिग बच्चियों के रिश्ते तय हुए, लेकिन कुछ जगहों पे देखने में ये आया कि शादी भी होने वाली है। कुछ सूत्रों से पता लगा कि एक बालिका है जिसकी शादी होने जा रही है, जो कि 18 वर्ष अभी उसने कंप्लीट नहीं की। तो हमने जब मेरे पास आवेदन आया फिर कि हाँ ये बात उसकी सत्यता ली गई, तो सत्य था कि वो बच्ची काफ़ी मतलब कम एज की थी और उसकी शादी हो रही थी। तो फिर हमने इसकी सूचना पुलिस विभाग में भी दी, महिला बाल विकास विभाग को दी
तो इसमें विशेष रूप से पुलिस का सहयोग प्राप्त हुआ, नवेगांव थाना जो प्रभारी हैं उनका सहयोग प्राप्त हुआ, विशेष बाल पुलिस इकाई का सहयोग प्राप्त हुआ और महिला बाल विकास विभाग का। तो हम उस अमले के साथ मैं स्वयं गई उनको लेके और वहाँ उस परिवार को समझाइश दी। समझाइश देने के बाद ये बात बहुत अच्छी लगी कि परिवार ने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ हमसे गलती हुई और 11 दिसंबर को जो शादी होने वाली थी उसे उन्होंने रोक दिया। बैयर रोड भरवेली में दो ऑटो आपस में टकराने से गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक की गोंदिया के हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक रघुवीर पिता गंगाराम भारद्वाज 40 वर्ष, इंदिरावाड़ी थाना कानीवाड़ा जिला सिवनी निवासी है। इस दुर्घटना में इस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए थे। 5 दिसंबर को प्रातः 9 बजे भरवेली में यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई थी जब रघुवीर भारद्वाज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ऑटो में अपने ससुराल हीरापुर भरवेली से अपने गांव इंदिरावाड़ी जाने निकले थे। गोंदिया पुलिस ने मृतक रघुवीर भारद्वाज की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रघुवीर भारद्वाज अपने परिवार के साथ ऑटो में हीरापुर से अपने गांव इंदिरावाड़ी जाने निकले थे। तभी बैयर रोड भरवेली में सामने से आ रही ऑटो और रघुवीर भारद्वाज की ऑटो आपस में टकरा गई। ऑटो की जबरदस्त टक्कर से रघुवीर भारद्वाज 40 वर्ष, उसकी पत्नी बीनस 34 वर्ष, बेटी बीहू और आराध्य 3 वर्ष और भतीजा सेजल 9 वर्ष चारों घायल हो गए थे। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।